नमस्कार। आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं और आज हमारा खास ध्यान है लिखित संचार पर, मतलब रिटन कम्युनिकेशन पर। जी हाँ। हमारे पास है बिजनेस कम्युनिकेशन के मॉड्यूल 3 पर आधारित कुछ लेक्चर नोट्स और हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल वैसे जैसे कोई अनुभवी बिजनेस कम्युनिकेशन टीचर समझाता है, एकदम साफ, गहराई से। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। हाँ, क्योंकि देखिए, आज के बिजनेस वर्ल्ड में आप ईमेल कैसे लिखते हैं या कोई रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, ये सिर्फ भाषा का टेस्ट नहीं है। सही बात है। ये आपकी प्रोफेशनल इमेज, आपकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रिटन कम्युनिकेशन आखिर है क्या और बिजनेस में इसकी इतनी अहमियत क्यों बताई जाती है इन नोट्स में? बिल्कुल। देखिए, रिटन कम्युनिकेशन बहुत सीधे शब्दों में कहें तो अपने विचारों, सूचनाओं या किसी भी संदेश को लिखित रूप में, मतलब लिखकर दूसरों तक पहुंचाना है। अच्छा। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे आपने कहा बिजनेस लेटर्स है, ऑफिस के अंदर चलने वाले मेमो है, डिटेल्ड रिपोर्ट्स होती हैं, कंपनी के सर्कुलर हो सकते हैं, नोटिस बोर्ड पर लगने वाली सूचनाएं। और आजकल सबसे ज्यादा ईमेल्स। हाँ बिल्कुल, ईमेल्स तो हैं ही। ये सब लिखित संचार का ही हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि ये जरूरी क्यों है? नोट्स में इसके कई कारण दिए गए हैं और पहला ही पॉइंट बहुत अहम है, परमानेंट रिकॉर्ड। परमानेंट रिकॉर्ड मतलब जो बात लिख दी गई वो एक तरह से पक्की हो गई, वो एक स्थायी रिकॉर्ड बन जाता है जिसे आप बाद में कभी भी देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। हाँ, ये तो है। वर्बल कम्युनिकेशन तो कई बार हवा में रह जाता है। एग्जैक्टली। कोई मीटिंग हुई, उसमें बस बातें हुई, रिकॉर्ड कुछ नहीं, बाद में कोई भूल गया या शायद मुकर गया। हाँ, हो सकता है। लेकिन अगर मीटिंग के मिनट्स लिखे हुए हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, वो एक पक्का रिकॉर्ड है। सही कहा। और इसी से शायद अगला पॉइंट जुड़ा है लीगल एविडेंस वाला। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है लीगल एविडेंस, यानी कानूनी सबूत। बिजनेस में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जहां आपको कोर्ट में या किसी कानूनी मामले में सबूत देना पड़ता है। हाँ। तो जो लिखित दस्तावेज होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, एग्रीमेंट्स हुए, यहाँ तक कि ऑफिशियल लेटर्स और ईमेल्स भी वो कानूनी सबूत के तौर पर माने जाते हैं। अच्छा। आपने कभी सोचा है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लिखित में ही क्यों होता है? हाँ, ताकि सब कुछ साफ रहे, किसकी क्या जिम्मेदारी है। बिल्कुल। दोनों पक्षों के अधिकार, कर्तव्य सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये एक तरह की कानूनी सुरक्षा है। हाँ, ये लीगल एंगल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है बिजनेस में। अच्छा, नोट्स में क्लैरिटी और एक्यूरेसी का भी जिक्र है, ये क्यों जरूरी है? हाँ, ये तीसरा अहम बिंदु है, क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी, मतलब स्पष्टता और सटीकता। देखिए, जब हम लिखते हैं तो हमारे पास सोचने का, अपने शब्दों को चुनने का, अपनी बात को सही ढंग से स्ट्रक्चर करने का वक्त होता है। बोलने में तो कई बार फ्लो में निकल जाता है। हाँ, बोलने में हम कभी जल्दबाजी में या शायद इमोशनल होकर कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसका मतलब गलत निकल सकता है। लिखने में आप ज्यादा कंट्रोल रख सकते हैं, इससे आपका संदेश ज्यादा साफ और सटीक बनता है। बशर्ते लिखने वाला ध्यान दे। हाँ, ये जरूरी है, ध्यान देना तो पड़ेगा। और चौथा पॉइंट है वाइडर एक्सेस, या कह लीजिए मास कम्युनिकेशन। वाइडर एक्सेस मतलब अगर आपको एक ही संदेश बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, मान लीजिए पूरी कंपनी को किसी नई पॉलिसी के बारे में बताना है, हाँ। तो क्या आप एक एक कर्मचारी को फोन करेंगे या मीटिंग बुलाएंगे? नहीं ना। नहीं, वो तो प्रैक्टिकल नहीं है। सबसे आसान और कारगर तरीका है एक लिखित सर्कुलर या एक ईमेल भेज देना, एक बार में सबके पास पहुंच गया। राइट। और एक आखिरी पॉइंट था शायद फ्यूचर रेफरेंस का। जी हाँ, पांचवा पॉइंट है फ्यूचर रेफरेंस, भविष्य का संदर्भ। आज आपने कोई रिपोर्ट बनाई, कोई फैसला लिया और उसे लिख लिया, तो वो रिकॉर्ड बन गया। अब मान लीजिए आपको 5 साल बाद देखना है कि किसी खास प्रोजेक्ट पर क्या फैसला हुआ था, या पिछले साल इसी क्वार्टर में सेल्स के आंकड़े क्या थे। अच्छा। अगर आपके पास लिखित रिकॉर्ड है तो आप आसानी से पुरानी फाइल्स, रिपोर्ट्स, लेटर्स, मेमो देखकर पता लगा सकते हैं। ये भविष्य के लिए एक तरह का नॉलेज बैंक बन जाता है। तो ये तो साफ है कि लिखित संचार सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि बिजनेस चलाने का एक अनिवार्य हिस्सा है, रिकॉर्ड रखने से लेकर कानूनी सुरक्षा और भविष्य की प्लानिंग तक। बिल्कुल। बिना अच्छे लिखित रिकॉर्ड के तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हुई इसके महत्व की बात। लेकिन सिर्फ लिखना काफी नहीं है, सही तरीके से लिखना जरूरी है। हाँ। तो अगर हमें प्रभावी ढंग से इफेक्टिवली लिखना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नोट्स में कुछ एसेंशियल्स, मतलब जरूरी तत्वों का जिक्र है,
इन्हें थोड़ा खोलकर समझते हैं एक एक करके। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्सा है नोट्स का। इन्हें अक्सर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। हालांकि यहाँ नोट्स में 6 दिए, पर ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। इनको समझे बिना अच्छा लिखना मुश्किल है। तो पहला सी क्या है? पहला है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। आपका मैसेज बिल्कुल साफ होना चाहिए। पढ़ने वाले को बिना ज्यादा दिमाग लगाए समझ आ जाना चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं? कोई गोलमोल बात नहीं, कोई भारी भरकम जार्गन या मुश्किल शब्द नहीं, जब तक कि आपकी ऑडियंस वैसी ना हो। जैसे मान लीजिए आपको रिपोर्ट चाहिए, अब आप लिखें सबमिट द रिपोर्ट सून। हाँ, ये सून तो बड़ा वेग है। बिल्कुल, सून का मतलब किसी के लिए आज शाम हो सकता है, किसी के लिए कल, किसी के लिए अगले हफ्ते। इससे बेहतर है लिखना प्लीज सबमिट द सेल्स रिपोर्ट बाय 5 PM दिस फ्राइडे। एकदम क्लियर? हाँ, ASAP और सून तो ऑफिस में बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं। सही कहा। अच्छा, दूसरा सी? दूसरा है कंसाइसनेस, यानी संक्षिप्तता। कम से कम शब्दों में अपनी पूरी बात कहना। टू द पॉइंट। एग्जैक्टली। आजकल किसी के पास लंबे चौड़े खत या ईमेल पढ़ने का वक्त नहीं है, तो मुद्दे पर आइए। गैर जरूरी डिटेल्स, बार बार दोहराई गई बातें, ये सब हटाइए। लेकिन संक्षिप्तता का मतलब अधूरापन नहीं होना चाहिए। और यहीं आता है तीसरा सी, कंप्लीटनेस, यानी पूर्णता। अच्छा, मतलब शॉर्ट हो पर अधूरा ना हो। हाँ, आपका संदेश अधूरा नहीं होना चाहिए। पढ़ने वाले को जो भी जानकारी चाहिए, कोई फैसला लेने के लिए या कोई एक्शन लेने के लिए, वो सब होनी चाहिए। कुछ छूटना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए आप मीटिंग का नोटिस भेज रहे हैं, तो उसमें तारीख, समय, जगह और एजेंडा ये सब होना चाहिए। अगर आपने एजेंडा ही नहीं बताया तो लोग तैयारी कैसे करेंगे? वो नोटिस अधूरा है। समझ गया। तो क्लैरिटी, कंसाइसनेस और कंप्लीटनेस, ये तीनों मिलकर संदेश को प्रभावी बनाते हैं। लेकिन शायद सबसे ज्यादा गलतियां या लापरवाही अगले पॉइंट में होती है, करेक्टनेस। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चौथा सी है करेक्टनेस, यानी शुद्धता। इसमें 3 चीजें खास तौर पर आती हैं। क्या क्या? एक, आपकी ग्रामर सही हो। दूसरा, स्पेलिंग में कोई गलती ना हो। और तीसरा, जो तथ्य या जानकारी आप दे रहे हैं वो भी बिल्कुल सही यानी एक्यूरेट हो। सोचिए, अगर आपके लेटर में स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या ग्रामर की गलतियां हैं, तो पढ़ने वाले पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? अच्छा नहीं पड़ेगा। लगेगा कि ध्यान नहीं दिया या शायद आता ही नहीं है। बिल्कुल, आपकी और आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता कम हो जाती है। और अगर आपने फैक्ट्स या आंकड़े ही गलत दे दिए, तब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। हाँ, तब तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसमें मतलब करेक्टनेस में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आजकल स्पेल चेकर और ग्रामर टूल्स हैं जो मदद करते हैं। हाँ, करते हैं। लेकिन उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रूफ रीडिंग यानी लिखने के बाद एक बार ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। एकदम सही। गलतियां छोटी हों या बड़ी, वो ध्यान भटकाती हैं और प्रोफेशनल नहीं लगती। अच्छा, अगला सी है कर्टेसी, शिष्टता। हाँ, 5वां है कर्टेसी, शिष्टता। मतलब आपका लहजा, आपका टोन हमेशा विनम्र और सम्मानजनक होना चाहिए, चाहे आप किसी भी मूड में हो। हाँ, कोशिश तो यही करनी चाहिए। चाहे आप किसी को धन्यवाद दे रहे हो या किसी बात की शिकायत ही क्यों ना कर रहे हो, प्लीज, थैंक यू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, सामने वाले के नजरिए को समझने की कोशिश करना, ये सब कर्टेसी में आता है। रूखा या गुस्से वाला टोन आपके प्रोफेशनल रिश्ते बिगाड़ सकता है और आपका काम खराब कर सकता है। जैसे कंप्लेंट लेटर में भी आपको अपनी बात मजबूती से रखनी है, लेकिन बदतमीजी से नहीं। हाँ, ये संतुलन साधना जरूरी है, पर कभी कभी मुश्किल हो जाता है, खासकर जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो। मुश्किल होता है, पर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में ये जरूरी है। और आखिरी इसेंशियल, छठा सी है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब? दस्तावेज कैसा दिखता है। जी बिल्कुल। प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति। आपका डॉक्यूमेंट दिखने में कैसा है, ये भी बहुत मायने रखता है। क्या वो साफ सुथरा है, पढ़ने में आसान है, क्या प्रॉपर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल हुआ है, जैसे सही हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स, पैराग्राफ ब्रेक्स। अगर लेटर है तो क्या वो कंपनी के लेटर हेड पर है। अगर रिपोर्ट है तो क्या उसमें कवर पेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स जैसी चीजें हैं। अच्छा। अच्छी प्रेजेंटेशन न सिर्फ पढ़ने में आसानी पैदा करती है, बल्कि एक प्रोफेशनल इमेज भी बनाती है। आप खुद सोचिए, एक बहुत जरूरी रिपोर्ट है, लेकिन बिल्कुल खिचड़ी की तरह लिखी है, कोई पैराग्राफ ब्रेक नहीं, कोई हेडिंग नहीं, उसे कौन ध्यान से पढ़ना चाहेगा? सही कहा। उसे देखकर ही पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो ये 6 बातें, क्लैरिटी, कॉन्साइसनेस, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कर्टेसी और प्रेजेंटेशन,
यह प्रभावी लिखित संचार की नींव है। जी हाँ, बिल्कुल। अब नोट्स में आगे बढ़ते हैं, जहां बिजनेस लेटर्स पर बात की गई है। लेटर्स तो हम सब लिखते हैं, लेकिन बिजनेस लेटर्स में क्या खास होता है? ये क्या है और इनकी क्या खासियतें हैं? बिजनेस लेटर्स, जैसा कि नाम से ही साफ है, बिजनेस के कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले औपचारिक यानी फॉर्मल पत्र होते हैं। फॉर्मल? हाँ, ये अक्सर कंपनी के बाहर के लोगों या संगठनों को भेजे जाते हैं, जैसे आपके ग्राहक हो गए, सप्लायर्स हो गए, बैंक, सरकारी दफ्तर वगैरह। नोट्स इन्हें एक फॉर्मल तरीका बताते हैं जो संगठन की प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है। अच्छा। और इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसके कुछ जरूरी हिस्से होते हैं, जैसे एक टीचर क्लास में बताता है वैसे ही समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बताइए। सबसे ऊपर होती है हेडिंग। इसमें भेजने वाले का यानी सेंडर का पता होता है और कभी-कभी नाम भी। अगर कंपनी का लेटर हेड है तो ये जानकारी उस पर छपी होती है। ठीक है। फिर आती है डेट। तारीख लिखना बहुत जरूरी है और इसका फॉर्मेट साफ होना चाहिए, जैसे 27 सितंबर 2025 या सितंबर 27, 2025। ओके। कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद आता है इनसाइड एड्रेस। इसमें पाने वाले का यानी रिसीवर का पूरा नाम, उसका पद, डेजिग्नेशन और पूरा पता लिखा जाता है। हाँ, पाने वाले का पता। ठीक है। ठीक है। फिर सैल्यूटेशन। ये एक तरह का अभिवादन है, जैसे डियर सर मैडम, या अगर नाम पता है तो डियर मिस्टर शर्मा या डियर हायरिंग मैनेजर। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसे लिख रहे हैं और उन्हें कितना जानते हैं। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, बॉडी। ये लेटर का मुख्य भाग है, जहां आप अपना असल संदेश लिखते हैं। इसे लॉजिकल पैराग्राफ में बांटना चाहिए। इस पर अभी थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। बॉडी के बाद आता है क्लोजिंग, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी कहते हैं, जैसे योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, रिगार्ड्स। ये सिंसियरली और फेथफुली में क्या फर्क है? कब कौन सा यूज करें? अच्छा सवाल है। पारंपरिक रूप से अगर आपने सैल्यूटेशन में डियर सर मैडम लिखा है, यानी आप नाम नहीं जानते, तो क्लोजिंग में योर्स फेथफुली लिखते हैं। और अगर आपने नाम से संबोधित किया है, जैसे डियर मिस्टर शर्मा, तो योर्स सिंसियरली ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। हालांकि आजकल रिगार्ड्स भी काफी चलता है। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है। और आखिर में सिग्नेचर। इसमें पहले खाली जगह छोड़ी जाती है हाथ से साइन करने के लिए, और फिर उसके नीचे टाइप किया हुआ पूरा नाम और भेजने वाले का पद, डिजिग्नेशन लिखा होता है। समझ गया। ये तो हो गया पूरा फॉर्मेट। आपने लेटर की बॉडी का जिक्र किया था कि उस पर और बात करेंगे। क्या इसकी भी कोई खास बनावट होती है? नोट्स इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, लेटर की बॉडी का भी एक स्ट्रक्चर फॉलो करना अच्छा रहता है, ताकि आपकी बात आसानी से समझ आए और पढ़ने वाले को पता चले कि कहाँ क्या लिखा है। नोट्स के हिसाब से इसे हम 3 हिस्सों में सोच सकते हैं। 3 हिस्से? कौन कौन से? पहला, ओपनिंग पैराग्राफ। इसमें आप सीधे मुद्दे पर आते हैं, पत्र लिखने का कारण क्या है। पहली 1-2 लाइनों में ही ये साफ हो जाना चाहिए। जैसे We are writing to inquire about your latest product catalog. या this letter is regarding your outstanding invoice number. या thank you for your letter dated. मतलब शुरुआत में ही बता देना कि लेटर किस बारे में है। ठीक है। ओपनिंग के बाद दूसरा हिस्सा है मेन बॉडी, जो बीच के पैराग्राफ्स होते हैं। इसमें आप अपनी बात को विस्तार से समझाते हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं तो उसके सारे डिटेल्स देंगे। अगर आप कोई जानकारी मांग रहे हैं तो क्या क्या जानना है वो स्पष्ट रूप से बताएंगे। और अगर आप कोई सूचना दे रहे हैं तो पूरी जानकारी देंगे। यहाँ पर आपको तथ्यों, फैक्ट्स, कारणों, रीजंस और जो भी जरूरी विवरण, डिटेल्स है, उन्हें लॉजिकली पेश करना होता है। बेहतर होता है कि एक पैराग्राफ में एक मुख्य आइडिया या पॉइंट रखें, ताकि ये पढ़ने में आसानी हो। बिल्कुल। और तीसरा हिस्सा है क्लोजिंग पैराग्राफ। इसमें आप अपनी बात को समाप्त करते हैं। अक्सर इसमें ये बताया जाता है कि आप सामने वाले से क्या एक्शन चाहते हैं या क्या उम्मीद रखते हैं। जैसे वी लुक फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, या वी होप फॉर अ क्विक रेजोल्यूशन टू दिस मैटर। या फिर आप बता सकते हैं कि आप आगे क्या करेंगे। We will contact you next week to discuss this further. और अंत में एक विनम्र समापन वाक्य, जैसे थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। ये स्ट्रक्चर फॉलो करने से वाकई लेटर लिखना और समझना दोनों आसान हो जाता है। अच्छा, नोट्स में कई तरह के बिजनेस लेटर्स का भी जिक्र है। मतलब अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग लेटर। हाँ,
जरूरत के हिसाब से बिजनेस लेटर्स कई तरह के होते हैं। नोट्स में कुछ मुख्य प्रकार दिए गए हैं जिन्हें समझना प्रैक्टिकली बहुत काम आता है। कौन कौन से हैं ये? देखिए, पहला है इंक्वायरी लेटर्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, जब आपको किसी प्रोडक्ट, सर्विस, कोर्स या किसी और चीज के बारे में जानकारी चाहिए होती है, तब आप ये लिखते हैं। जैसे किसी सप्लायर से कैटलॉग मांगना। हाँ, बिल्कुल। या किसी कॉलेज से कोर्स डिटेल्स पूछना। फिर आते हैं ऑर्डर लेटर्स। जब आप कोई सामान या सर्विस खरीदने का पक्का ऑर्डर दे रहे होते हैं, इसमें आपको बहुत साफ साफ बताना होता है कि क्या चाहिए, कितनी मात्रा में, किस दाम पर, अगर तय है, कब तक चाहिए और डिलीवरी कहाँ करनी है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। सही। तीसरा है कंप्लेंट लेटर्स। अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस से नाखुश हैं, तो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए ये लेटर लिखते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये विस्तार से बताना होता है और आप क्या चाहते हैं, जैसे रिप्लेसमेंट, रिफंड या सुधार, ये भी बताना होता है। यहाँ आप कर्टसी का ध्यान रखना जरूरी होगा, है ना? खास तौर पर भले ही आप नाराज हो, लहजा प्रोफेशनल रखना है। इसी से जुड़ा है चौथा टाइप, एडजस्टमेंट लेटर्स। एडजस्टमेंट लेटर्स। हाँ, ये कंप्लेंट लेटर्स के जवाब में कंपनी की तरफ से लिखे जाते हैं। इसमें कंपनी बताती है कि वो शिकायत पर क्या एक्शन ले रही है। हो सकता है वो माफी मांगें, प्रॉब्लम को ठीक करने का वादा करें, या शायद ये समझाएं कि उनकी गलती नहीं है और वो क्यों कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, फिर सेल्स लेटर भी होते हैं। हाँ, सेल्स लेटर्स। इनका मकसद होता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना। ये ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लिखे जाते हैं। इनमें प्रोडक्ट के फायदे बताए जाते हैं, कोई स्पेशल ऑफर हो तो वो बताया जाता है और खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। मार्केटिंग कूल की तरह। हाँ, बिल्कुल। फिर है सर्कुलर लेटर्स। जब एक ही जानकारी बहुत सारे लोगों को भेजनी हो, जैसे सभी ग्राहकों को या सभी डीलर्स को या शायद कंपनी के सभी कर्मचारियों को। जैसे कोई नई पॉलिसी आई तो। हाँ, या दुकान की जगह बदल गई या कोई नया ऑफर आया, ये सर्कुलर लेटर के जरिए बताया जा सकता है। फिर आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफर लेटर्स। ये तो जॉब वालों के लिए है। जी, जब किसी कैंडिडेट को जॉब के लिए चुन लिया जाता है, तो उसे औपचारिक रूप से नौकरी का प्रस्ताव देने के लिए ये लेटर भेजा जाता है। इसमें पोस्ट, सैलरी, ड्यूटीज, ज्वाइनिंग डेट वगैरह सारी डिटेल्स होती हैं। और आखिरी जो नोट्स में है वो है रेजिग्नेशन लेटर्स। जी। जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ रहा होता है, तो वो अपनी कंपनी को औपचारिक रूप से सूचित करने के लिए ये पत्र लिखता है। इसमें आमतौर पर इस्तीफे की वजह संक्षेप में और अपना लास्ट वर्किंग डे बताया जाता है। वाह, तो इतने तरह के लेटर्स होते हैं। ये जानना तो बहुत जरूरी है कि किस सिचुएशन में कौन सा लेटर इस्तेमाल करना है और उसे कैसे लिखना है। ये तो हुई लेटर्स की बात। अब नोट्स बिजनेस रिपोर्ट्स पर भी फोकस करते हैं। रिपोर्ट्स लेटर्स से कैसे अलग हैं और क्यों महत्वपूर्ण हैं? सही सवाल है। जहां लेटर्स अक्सर दो पार्टियों के बीच सीधे संवाद के लिए होते हैं, एक खास मुद्दे पर, वहीं बिजनेस रिपोर्ट्स ज्यादा डिटेल्ड, ज्यादा एनालिटिकल और अक्सर ज्यादा लंबे दस्तावेज होते हैं। अच्छा। नोट्स के मुताबिक रिपोर्ट एक व्यवस्थित, सिस्टमैटिक और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव दस्तावेज है। इसमें किसी खास विषय या समस्या पर जानकारी, इंफॉर्मेशन और तथ्य, फैक्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं, उनका एनालिसिस किया जाता है और अक्सर उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष, कंक्लूजन्स और सिफारिशें, रिकमेंडेशंस भी दी जाती हैं। इनका मकसद क्या होता है? मुख्य मकसद होता है मैनेजमेंट को फैसले लेने में, डिसीजन मेकिंग में मदद करना या किसी खास सिचुएशन की जानकारी देना। नोट्स में एक अच्छी रिपोर्ट की कुछ खासियतें भी बताई गई हैं जो कि एसेंशियल्स की तरह ही हैं। क्या है वो? पहली है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। रिपोर्ट में सिर्फ तथ्य और उनका निष्पक्ष विश्लेषण होना चाहिए। लिखने वाले की अपनी व्यक्तिगत राय, भावनाएं या पूर्वाग्रह हावी नहीं होने चाहिए। फैक्ट्स ओनली। हाँ। दूसरी है एक्यूरेसी, सटीकता। सारे आंकड़े, तथ्य और विश्लेषण एकदम सही होने चाहिए। एक छोटी सी गलती भी पूरी रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी खत्म कर सकती है। तीसरी, क्लैरिटी, स्पष्टता। भाषा सरल और सीधी होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला आसानी से समझ सके। टेक्निकल जार्गन का इस्तेमाल तभी करें जब जरूरी हो और ये पक्का हो कि ऑडियंस उसे समझती है। चौथी है ब्रेविटी या कंसाइसनेस, संक्षिप्तता। रिपोर्ट जरूरत के हिसाब से लंबी हो सकती है, लेकिन गैर जरूरी बातों से बचना चाहिए। हर शब्द, हर वाक्य का कोई मतलब होना चाहिए, फालतू की बातें नहीं। टू द पॉइंट अगेन। हाँ, और पांचवी है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति। जानकारी को प्रभावी ढंग से पेश करना बहुत जरूरी है। इसके लिए टेबल्स,
चार्ट्स, ग्राफ्स का सही इस्तेमाल करना चाहिए। प्रॉपर हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, नंबरिंग होनी चाहिए। रिपोर्ट का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस। उदाहरण के तौर पर जैसे कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट होती है, या किसी नए प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी रिपोर्ट या मार्केट रिसर्च रिपोर्ट। ये सब बिजनेस रिपोर्ट्स के अच्छे उदाहरण हैं। तो रिपोर्ट ज्यादा गहरी छानबीन और विश्लेषण पर आधारित होती हैं। क्या रिपोर्ट्स के भी अलग-अलग प्रकार होते हैं, जैसे लेटर्स के थी? हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट्स को भी कई आधारों पर बांटा जा सकता है। नोट्स में कुछ कॉमन क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं। जैसे पहला है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। फॉर्मल रिपोर्ट्स ज्यादा लंबी, डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड होती हैं। इनमें कवर पेज, टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स, एग्जीक्यूटिव समरी वगैरह सब कुछ होता है, जिसे एनुअल रिपोर्ट। और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स अक्सर छोटी होती हैं, कम औपचारिक होती हैं और कभी-कभी मेमो या ईमेल फॉर्मेट में भी हो सकती हैं, जैसे किसी मीटिंग की छोटी सी रिपोर्ट या वीकली सेल्स अपडेट। ठीक है। और फिर है शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स। ये तो नाम से ही साफ है। शॉर्ट रिपोर्ट्स कुछ पेजों की हो सकती हैं, जैसे कोई ट्रिप रिपोर्ट, जबकि लॉन्ग रिपोर्ट्स जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट सैकड़ों पेजों की भी हो सकती हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिपोर्ट्स। इंटरनल रिपोर्ट्स कंपनी के अंदर ही सर्कुलेट होती हैं, मैनेजमेंट या कर्मचारियों के लिए, जैसे किसी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस रिपोर्ट। और एक्सटर्नल रिपोर्ट्स कंपनी के बाहर के लोगों के लिए होती हैं, जैसे शेयर होल्डर्स के लिए एनुअल रिपोर्ट या सरकार को जमा की जाने वाली कोई कंप्लायंस रिपोर्ट। अच्छा, और भी है? हाँ, एक और महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स वो होती हैं जिन्हें कानूनन बनाना और जमा करना जरूरी होता है, जैसे कंपनी एक्ट के तहत ऑडिटर की रिपोर्ट या डायरेक्टर्स की रिपोर्ट। नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स वो होती हैं जो कंपनी अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के हिसाब से बनवाती हैं, इन पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती, जैसे मार्केट रिसर्च रिपोर्ट। समझ गया। स्टैट्यूटरी मतलब लीगली रिक्वायर्ड। सही। और आखिर में नोट्स में रिटन एंड ओरल रिपोर्ट्स का भी जिक्र है। हालांकि हम लिखित संचार पर फोकस कर रहे हैं, पर रिपोर्ट्स मौखिक भी हो सकती है, जैसे आप मीटिंग में कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हाँ। लेकिन जाहिर है रिटन रिपोर्ट्स का महत्व उनके स्थायित्व, परमानेंस, डिटेल में होने और बाद में रेफर करने की वैल्यू की वजह से ज्यादा होता है। ये क्लासिफिकेशन समझना भी जरूरी है ताकि पता चले कि किस तरह की रिपोर्ट तैयार करनी है। चलिए अब जल्दी से कुछ और लिखित प्रारूपों पर भी नजर डाल लेते हैं जिनका जिक्र नोट्स में है, जैसे मेमोरेंडम, नोटिस वगैरह। ये क्या है? जरूर। लेटर्स और रिपोर्ट्स के अलावा भी कुछ और फॉर्मेट्स हैं जो बिजनेस में रोजमर्रा के काम आते हैं। नोट्स में इनका भी जिक्र है। पहला है मेमोरेंडम, जिसे शॉर्ट में मेमो कहते हैं। मेमो? हाँ, सुना है। ये मुख्य रूप से संगठन के भीतर यानी इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये लेटर से कम फॉर्मल होता है और आमतौर पर छोटा होता है। इसकी पहचान क्या है? पर और क्लोजिंग, योर सिंसियरली वगैरह नहीं होते। किसका मत है ये? मेमो का इस्तेमाल रिमाइंडर भेजने, छोटी सूचनाएं देने, कोई पॉलिसी अपडेट बताने या मीटिंग कंफर्म करने जैसे कामों के लिए होता है। जैसे टू ऑल स्टाफ फ्रॉम HR डिपार्टमेंट, डेट 27 September 2025, subject office timings update. Please note that office timings will be from 9:30 AM starting next Monday. सीधा और स्पष्ट। ठीक है। मेमो के बाद नोटिस। हाँ, नोटिस यानी सूचना। ये भी एक तरह की आधिकारिक घोषणा होती है जो संगठन के सदस्यों जैसे कर्मचारी या कॉलेज के छात्र को किसी खास बात की जानकारी देने के लिए जारी की जाती है। ये कहाँ लगाते हैं? ये अक्सर नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती है या आजकल ईमेल से भी भेजी जाती है। एक अच्छी नोटिस में सबसे ऊपर साफ साफ नोटिस लिखा होता है, फिर जारी करने की तारीख, एक क्लियर सब्जेक्ट लाइन यानी विषय, फिर छोटा और सटीक संदेश, क्या होने वाला है, कब, कहाँ, क्यों, और अंत में जारी करने वाले का नाम और पद यानी डेजिग्नेशन होता है। जैसे कॉलेज में कोई फंक्शन है उसकी सूचना। बिल्कुल। या ऑफिस में किसी छुट्टी की घोषणा। फिर आते हैं सर्कुलर्स यानी परिपत्र। सर्कुलर ये मेमो या नोटिस से कैसे अलग है? सर्कुलर भी जानकारी प्रसारित करने के लिए होता है, लेकिन ये अक्सर मेमो से ज्यादा व्यापक दायरे में भेजा जाता है। मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों को। जैसे कंपनी की कोई नई पॉलिसी आई है तो उसका सर्कुलर सभी डिपार्टमेंट्स और शायद सभी कर्मचारियों को भेजा जा सकता है। ये एक ही मैसेज को वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है।
मतलब मास कम्युनिकेशन के लिए। हाँ, कह सकते हैं। और आखिर में ऑफिस ऑर्डर्स यानी कार्यालय आदेश। ये तो नाम से ही काफी फॉर्मल लग रहा है। हाँ, ये एक औपचारिक और आधिकारिक लिखित संचार होता है जो किसी सीनियर अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। इसका इस्तेमाल नियमों को लागू करने, किसी की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन या कोई खास जिम्मेदारी सौंपने के लिए होता है। इसकी भाषा कैसी होती है? इसकी भाषा सीधी, स्पष्ट और आदेशात्मक होती है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं होती। जैसे मिस्टर रमेश शर्मा इज हियर बाय अपॉइंटेड एज सेल्स मैनेजर विद इमीडिएट इफेक्ट। समझ गया। ये तो काफी क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। तो हमने बिजनेस कम्युनिकेशन के इस मॉड्यूल 3 के लेक्चर नोट्स के जरिए लिखित संचार के कई अहम पहलुओं को समझा। अगर हम मुख्य बातों को समेटें तो हाँ? पहली बात, लिखित संचार एक स्थायी रिकॉर्ड बनाता है और जरूरत पड़ने पर कानूनी सबूत का काम भी कर सकता है। बिल्कुल। दूसरी, प्रभावी लेखन के लिए वो 6 C's क्लैरिटी, कॉन्साइजनेस, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कर्टेसी और अच्छी प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। हाँ, ये याद रखने लायक है। तीसरी, बिजनेस में अलग अलग जरूरत के लिए विभिन्न प्रकार के लेटर्स जैसे इंक्वायरी, ऑर्डर, कंप्लेंट और रिपोर्ट्स जैसे फॉर्मल, इंटरनल, स्टैट्यूटरी इस्तेमाल होते हैं, जिनके अपने फॉर्मेट और उद्देश्य हैं। जी। और चौथी बात, इनके अलावा मेमो, नोटिस, सर्कुलर और ऑफिस ऑर्डर जैसे प्रारूप भी रोजमर्रा के बिजनेस कम्युनिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही। और जैसा कि नोट्स के अंत में कहा गया है, और ये बात मुझे लगता है बहुत पते की है, योर राइटिंग रिप्रेजेंट्स यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। यानी आप जैसा लिखते हैं उससे आपकी और आपके संगठन की छवि बनती है या बिगड़ती है। अच्छा लिखेंगे तो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा। ये एकदम निचोड़ है पूरी बात का। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है जो शायद सोचने लायक है। क्या सवाल? देखिए, आज का युग डिजिटल है। ईमेल है, व्हाट्सएप है, स्लैक जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग टूल्स का बोलबाला है, सब कुछ बहुत तेज है। हाँ, है तो क्या ऐसे में ये जो पारंपरिक लिखित प्रारूप है, जैसे एक फॉर्मल लेटर लिखना या एक मेमो तैयार करना, यहाँ तक कि एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाना, क्या इनका महत्व कम हो गया है? अच्छा सवाल है। या फिर जानकारी को स्थायी रूप से रिकॉर्ड करने, औपचारिकता बनाए रखने और कानूनी जरूरतें पूरी करने के लिए इनका महत्व शायद और भी बढ़ गया है, भले ही अब ये ज्यादातर डिजिटल रूप में तैयार और भेजे जाते हों। ये सोचना दिलचस्प है कि टेक्नोलॉजी के बदलने से इन प्रारूपों का रूप कैसे बदल रहा है, पर क्या इनकी जरूरत कम हुई है या बढ़ी है? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। स्पीड और इंस्टेंटेनिटी बनाम स्थायित्व और औपचारिकता, डिजिटल युग में इनका संतुलन कैसे बन रहा है? खैर, इस बेहतरीन और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने लिखित संचार की बारीकियों को नोट्स के आधार पर काफी गहराई से समझा। धन्यवाद, मुझे भी बात करके अच्छा लगा।